कर दो ना, खत्म कर दिया नेक्स्ट So we'll be talking about laser refractive surgery, its key evolution, and what are the indications and non-indications for laser refractive surgery, since it's one of the most popular procedures. So laser refractive surgery, this is something we need to understand. It's a non-reversible refractive surgery. We can correct myopia, hyperopia, or astigmatism, and more than 1 million LASIK procedures are done every year. So the most important thing is it is non-reversible. So ये हमारे लिए बहुत बड़ा issue है, it's non-reversible. Another big thing is it is elective surgery. अगर हम सबको ग्लासेस भी लगे जरूरी नहीं कि हम सबकी होनी चाहिए. So it is elective. सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये हमारे लिए क्यों इशू है कि इट्स नॉन रिवर्सिबल? पेशेंट तो यही चाहता है जी सर, नॉन रिवर्सिबल जिसे जिंदगी के लिए जी सर, वो इसलिए कि इंडिकेशन और नॉन इंडिकेशंस में कि अगर किसी की नहीं होनी थी और आपने कर दी और उसकी आंख खराब हो गई है फॉर लाइफ, उसको क्लियर और हेलो से मिल गया है, इट इज नॉन रिवर्सिबल. अब उसको सारी उम्र ड्राई आई के साथ, ग्लेयर नेगल्स के साथ जिंदगी गुजारनी है. और ये पेशेंट यंग होते हैं. इन्होंने ये नहीं कि कैटरेक्ट या रेटिना की तरह के पेशेंट्स को मॉर्बिडिटीज नहीं है कि आप 10-15 साल बाद जान छोड़ देंगे. इन्होंने सारी उम्र आपके पीछे लगे रहना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पेशेंट को ले कि जिसकी हो सकती है, जिसकी नहीं हो सकती आप उसको कर दें. सो गोल हमारा यही होता है कि पेशेंट शुड बी फ्री ऑफ करेक्टिव लेंसेज. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जब हम लोगों को ये बताते हैं कि पेशेंट्स की जो गोल्स हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए कि जी मैं ग्लासेस दोनों आंखों से मैं 6 देखूंगा. होता है आप लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं, लोग रोज आके आपको कहते हैं एक आंख से तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, दूसरी आंख से नजर ही नहीं अच्छा आ रहा. इसलिए कि जैसे हमारे राइट लेफ्ट हाथों में फर्क है, विजन में भी फर्क है, राइट और लेफ्ट आई दोनों में फर्क है. तो इसलिए पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि विद बोथ आईज वी शुड बी 6, नॉट विद इंडिविजुअल आई. So this is very important counseling thing. So types के I think शुरू में started with PRK and an examined laser was required. And then we came with LASIK. फिर LASIK आ गया जी. And LASIK एक टाइप थी या मैग्नेटोकेराटोम से, but again examined laser was required. And then came the latest generation, the femtosecond lasers. So with femtosecond we have two procedures. Either we do a femto LASIK or we can easily do SMILE. So examined laser करता क्या है? It just reshapes the surface of the cornea. So cornea के surface अगर irregular है, मोटी है, पतली है, oval shaped है, it will just reshape it. But it's a cool beam of light. जब भी हम लेजर का सोचते हैं तो हमें लगता है कि लेजर बहुत गर्म होगा तो जला देगा. बट उसके बरक्स इट्स अ कूल बीम. और इसका एग्जामिनर के दो वर्ड से बनता है, एक्साइटेड डायमर. एक्साइटेड डायमर का क्या मतलब है कि जो हमारी लाइट है, जैसे यूवी लाइट 193 नैनोमीटर्स की, ये जो दो बॉन्ड्स जिन्होंने दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ा होता है उसको एक्साइट करती है. वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं. सो बेसिकली जब लेजर लग रहा होता है तो आपको बेसिकली टिश्यू इवेपोरेट होता नजर आ रहा होता है. वो इवेपोरेट नहीं हो रहा होता, वो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और वो ऊपर उठ के आ रहा होता है. जो प्लूम होता है इट्स नॉट बेसिकली इवेपोरेशन, इट इज बेसिकली वो सेल्स टूट गए और वो उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं. सो इट इज कोल्ड और इसकी वजह से भी डैमेज नहीं होता क्योंकि कॉर्निया बाहर टिश्यू है. अगर इसको जलाएंगे या स्क्रैच करेंगे तो इसको अब जो भी नई कॉलेजन आती है दैट विल कॉज स्कारिंग. और एग्जामिनर वाला स्कारिंग नहीं होती जस्ट बिकॉज़ इट इज कोल्ड लेजर. तो ये समझने की बात है. सो फोटो रिफ्रैक्टिव केराटिन कैसे काम करती थी? दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन 1992 के अंदर एफडीए अप्रूवल हुआ और अभी तक चल रहा है. व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि हमने ये एपिथेलियम को मार किया, एपिथेलियम को हमने आराम से उतार दिया एंड देन वी वुड अप्लाई द एग्जामिनर लेजर. सो दिस इज बेसिकली हाउ पीआरके यूज्ड टू वर्क. सिंपली आपने लेजर से उसे रीशेप कर दिया. सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू लुक इन रियल लाइफ. हम कैसे करते थे पीआरके? सो we would mark the treatment zone. Treatment zone was about 6 to 8 millimeters. ये हमारे पास corneal marker होता है about 8 millimeters का. Look, we have just marked the central cornea. हमने limbus तक नहीं मार्क करना, नहीं तो बाद में healing ही नहीं होगी अगर आप limbus cells उड़ा देंगे. So this is a blunt spatula. Blunt spatula से we just moving the epithelium. So blunt है, आपने आराम से epithelium उतार दिया तो इससे shiny आपको Bowman's layer नजर आना शुरू हो जाएगी. So this Bowman layer is basically what differentiates PRK and LASIK from LASIK. Because अगर Bowman's layer intact है तो healing बहुत अच्छी होगी, scarring नहीं होगी और regression नहीं होगा. So this is why people shifted from PRK to LASIK. Just to say this Bowman, it acts as a protective barrier, stroma और epithelium के दरमियान. So in PRK we used to destroy this. So अब हम लेजर लगा रहे हैं तो लेजर Bowman layer को भी उड़ा देगा और stroma को भी उड़ा देगा. So this is where the LASIK comes. So अब examiner laser लग गया and we just watch this debris. We'll just wash it and this is our zone आपको नजर आ रहा है. यहाँ से epithelium गुजर के वापस आएंगे. So this was all about PRK. So next
इसके बाद से हमने सोचा कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं. So we started doing LASIK. So that is laser assisted सब epithelial keratectomy. एपिथेलियम के नीचे में करना है. So इसमें हमारा ट्रिक क्या था? Instead of manually removing the epithelium, we were using alcohol. 20% alcohol 30 seconds के लिए हम डालते थे. उससे epithelium लूज हो जाती थी and we would simply just remove it. अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये इफेक्ट एल्केन से भी आता है. अगर आप एल्केन पेशेंट की कॉर्निया पे ज्यादा डाल दें बिफोर सर्जरी तो उसका एपिथेलियम स्लफ ऑफ कर देता है. मतलब हाथ लगाते सारा का सारा उतर के आ जाता है. सो बेसिकली 20% अल्कोहल इस कॉर्नियल वेल में डाल देते हैं. सो ये प्लास्टिक का वेल है जस्ट लाइक कॉर्नियल मार्कर. इसके अंदर 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स के लिए हमने अल्कोहल इंस्टॉल कर दिया. Once the alcohol is there for about 30 seconds, it will loosen up all the epithelium. प्रॉब्लम क्या होता है इसके साथ कि जब ये शुरू हुआ प्रोसीजर तो हमारा ख्याल था कि एपिथेलियम जो हम एज ए लेयर उतारते हैं ये सारा का सारा जिंदा होता है, लाइव होता है. ऐसे नहीं होता था. Once they started doing cross sectional studies, they found out कि 40% of the cells would actually be alive, 60% were dead. So basically it was a dead cells का कवर जो हम करते थे. So now you can see जो एपिथेलियम में उतारा था कोशिश के फेंका था, now it is coming off in form of a layer. So you can easily fold it in form of a layer. So ये देखिए ये लेयर है इसको हम रोल कर रहे हैं. So ये पूरी की पूरी लेयर जैसे हमने कारपेट को रोल करते जाते हैं पूरी की पूरी एपिथेलियम की शीट एक साइड पे रोल हमने कर दिया एंड नाउ वी कैन इजीली अप्लाई लेजर. बट प्रॉब्लम है अगेन इज कि यू हैव डिस्ट्रॉयड द बोमल लेयर. सो वो लेयर जिसने कॉर्निया को रिग्रेशन को प्रोटेक्ट करना था और हेज को प्रोटेक्ट करना था वो लेयर हमारी यहाँ पे हमने बोमल लेयर दोबारा तोड़ दी है. सो नाउ देयर विल अगेन बी अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द एपिथेलियम एंड द स्ट्रोमा. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. वी हैव सिंपली You can see again shiny boomel layer आ गई है. ये आपने साइड पे कर दिया. Again problem ये है कि you will again require the examiner. You apply the examiner laser. So once the examiner laser has been applied, you just watch the debris and you will re-roll the layer of epithelium. So why this procedure didn't receive any popularity? Because the epithelial cells 40% were just alive and they would just cover it और इसकी हीलिंग टाइम ज्यादा हो गया पीआरके से बिकॉज़ पहले वो मेरे सेल्स को रिप्लेस किया जाएगा तब नया आएगा. सो यू कैन सी कि जैसे हम कारपेट कंट्रोल कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एपिथेलियम अनलोड हो गया ऑन द जोन. बट अगेन दिस इज व्हाट वी फाउंड आउट कि आफ्टर reputing this epithelial cell layer ये जिंदा नहीं रहते थे. It would first get replaced by new epithelium and then the patient vision will improve. So that was the result. And then things changed. इसकी क्या है healing would take 7 to 10 days. Again with PRK LASIK there used to be regression days और post-op drops में 2.5 महीने डालने पड़ते थे. So that was the major disadvantage. And then all of a sudden everything changed. 2001 के बाद FDA gave approval to LASIK, and then 2006-7 you have beta keratomes, and this is what really changed the refractive surgery. And this is where the number of refractive surgeries started to multiply. So you would mark the cornea जहाँ से आपने epithelium का flap बना हुआ था. So like I was telling you, हमने हमारा aim है कि अपने boomel layer को बचाना है. So once we are cutting with the help of a femtosecond, हमारा flap 100 microns का होता था. So boomel layer बच जाती थी. So बोमल लेयर जैसे बात जाती थी रिग्रेशन और हेयर्स के इश्यूज ही खत्म हो गए. सो बहुत कम हो गए. हेयर्स तो होती ही नहीं है विद पीआरके. सो ओनली रिग्रेशन बट नो हेयर्स बिकॉज़ बोमल लेयर बच जाता था. सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू दिस वाज मैनुअल केराटोम. सो मैनुअल केराटोम का इशू ये था कि आपको नजर ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. सो दिस वाज द ब्लेड. इसमें ब्लेड था. इट वुड ऑसिलेट एट 1500 एंड इट वुड सिंपली कट द कॉर्निया. सो बट यू हैव ओनली हैड 3 सेट कटिंग्स 140 120. So 120 से कम पे आप डाल सकते थे. आप 100 वाले ब्लेड्स भी आ गए बट यू नेवर नो कितने एक्यूरेट थे बिकॉज़ इट वाज ऑल ब्लाइंड. सो आपने केराटोन लगाते थे मैनुअल केराटोन के अपने प्रॉब्लम्स थे. छोटी आइज पे लगता नहीं था और समटाइम्स यू हैड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्लैप. सो देखिए फ्लैप बनाना कितना इजी है. रिमेंबर दिस 120 माइक्रोन फ्लैप. सो यू कुड जस्ट सिंपली लिफ्ट द फ्लैप अगेन अप्लाई examiner laser and then you would put it back. अब issue ये है कि again you required an examiner laser. So examiner laser was required for PRK LASIK and as well as manual LASIK. So आपने जैसे ही इसके ऊपर लेजर लगाया so you're basically protecting the flap ताकि flap वापस अपनी जगह पे flap के अंदर surface पे लेजर ना लग जाए and then you would reposition the flap. And
very carefully because अगर आप जोर से पुल करेंगे 120 माइक्रोन फ्लैप it will just tear off. और ये कितने डिग्री है? 270? 270 ये आप हिंज यहाँ पे इसकी सुपीरियरली हिंज छोड़ते हैं. So advantages था कि wow factor बड़ी जल्दी एकदम नजर हमारी ठीक हो जाती है. Next day patient 6x के साथ आता था. Accurate था for astigmatism it is essential कि हम यही करते थे. और post op drops are just for 2 weeks. लेकिन disadvantages भी थी. एक तो cost और दूसरा flap related complications. तो हैंसन टोन से या तो फ्लैप कभी हमारा ये देखिए इसमें सुराख रह गया पूरा नहीं कटा, फ्लैप फोल्ड हो गया, किसी ने उंगली मार दी है फ्लैप फोल्ड हो गया हमारा, या डेब्री कोई भी लिड से कहीं से डेब्री ले जाते. सो दीस आर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस. इसके ऊपर आप बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाते क्योंकि हीलिंग जल्दी हो जाती है, 3 आवर्स में हो जाती है, क्योंकि आपने सिर्फ एपिथेलियम साइटों से जो काटा है वो 3 आवर्स में आ जाता है. So these were the advantages. तभी हमारी faster recovery होती थी. But remember, all surgical procedures they all carry complications. तो हर एक की जब ये नया surgical procedure करेंगे, it will add to complications. And then came the femtosecond laser. 2008-9 के अंदर ये आना शुरू हो गया. And femto basically changed a lot of things in ophthalmology. So सबसे पहले refractive surgery में से क्या change किया? To make a flap. Femto काम कैसे करता है? Basically it will just create small bubbles. 2 माइक्रॉन्स, इमेजिन 2 माइक्रॉन्स कितना थिन होता है, उसके छोटे-छोटे बबल्स बना देता है. किसी भी क्लियर टिश्यू में, चाहे वो कॉर्निया है, चाहे वो इंटीरियर कैप्सूल है, चाहे वो हमारा लेंस है, इफ इट इज क्लियर इनफ उसमें इट विल प्रोड्यूस दीस स्मॉल बबल्स. सो हाईली फोकस लाइट है वो यहाँ पे जाती है और यहाँ पे फोटो डिस्ट्रक्शन करके छोटा सा बबल बना देती है. सो अगर ये हम कई हजार लाख बबल्स बना लें, आपस में ज्वाइन कर दें, तो इट विल मेक अ क्लीवेज प्लेन. सो होता ये कि बबल्स हम बनाते जाते हैं छोटे छोटे एंड दे विल मेक अ लार्ज क्लीवेज प्लेन. इनको हम ज्वाइन कर देंगे, जैसे हमारी पेपर परफोरेटेड पेपर होता है, जहां से परफोरेटेड है वहां से हम फाड़ते हैं तो उसी लाइन में फटता है. सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल कि इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो उसी प्लेन में फट जाएगा. सो दिस इज हाउ इन एनिमेशन इट वर्क्स. सो ये हमारा कॉर्नियल स्ट्रोमा है. इस स्ट्रोमा में देखें बबल्स बनते जा रहे हैं. So once these bubbles are formed, 2 microns, so this will basically make this cleavage plane. Excuse me, sir. जी. Sir, femtosecond को कहते हैं. Why we say femtosecond? So 1/10 of a billion time, or 1/10 of a million time has the frequencies से femto कहते हैं. Femto का मतलब ये है. So basically femto क्या करता है कि इसने पूरे कॉर्निया में इतने छोटे बबल्स बना दिए, आपने बबल्स को ज्वाइन कर दिया and that will lead to creation of a flap. मैं जरा नईम साहब के सवाल का जवाब देता हूं. जी. उन्होंने कहा सेकंड. तो जब हम किसी लाइन को देखते हैं तो लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान होती है और उसका एंड इनफिनिट होता है. कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो आप जहां तक चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई आखिर नहीं है. पूरा अर्ज के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ सर्कल, और तो सर्कल का जो कंपोनेंट होगा ना उसका छोटा, वो आर्क होगी, इस तरह करके लाइन होगी और वो इनफिनिट नहीं होगी, वो आखिर में आके जुड़ जाएगी, आपस में खत्म हो जाएंगे, वो दोनों एंड मिल जाएंगे आपके. तो सर्कल को जब हम डिवाइड करते हैं ना तो डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज के आगे मिनट्स होते हैं, मिनट्स के आगे सेकंड होते हैं. तो जहां पे भी कोई चीज सर्कमफ्रेंशियल आएगी तो वहां पे वो सेकंड का यूनिट आ जाएगा. और फेम्टो का मतलब है कि वो उस साइज का, जिस तरह हम मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, तो उस तरह नीचे लेते जाते हैं. तो जब फेम्टो आता है, फेम्टो सेकंड मींस के इट्स अ सर्कमफ्रेंशियल थिंग एंड इट इज आल्सो सो मच स्मॉल. तो ये इसका फेम्टो सेकंड. So basically this is what a femtosecond looks like. So again, जब भी हम femtosecond करते हैं, again the problem is कि you need to have an excimer laser to shape the cornea, but with the help of femto you can just create a flap. So since LASIK is just like surgery, unlike PRK, इसके लिए you have to wash up and you have to have a clear surgical field because basically now you are creating a flap, आप eye के tissues को काट रहे हैं. Unlike PRK, इसमें आप सिर्फ remove करके laser लगा रहे थे. So you need to be everything should be sterile. So पूरा sterility के साथ you apply the speculum, you apply and then basically before starting femto you need to make sure because all lasers depend कि आपका clarity कितनी मीडिया की. So you need to make sure कि cornea is wet but the surrounding conjunctiva is dry. Surrounding conjunctiva dry होगा तो आपका स्ट्रक्चर नहीं लगेगा. अगर वो भी गीला होगा तो वो स्लिप कर जाएगा. So and you will have a surprise. So this is why अब हमने माइक्रोस्पंज के साथ सिर्फ कंजक्टिवा को ड्राई किया but the cornea remains wet. So this is very important कि once you are doing it. So इसके बाद this is the femtosecond head. So basically ये जो head है इसके अंदर सारा built-in OCT है
जो कि ओसीडी के साथ कॉर्डिनेट थिकनेस देखता है, और जहां आपको चाहिए होता है वहां पे बना सकते हैं ना। तो ब्यूटी ऑफ फेमटोसेकंड इज कि आप चाहे 90 माइक्रॉन्स का फ्लैप बनाए, 100 का बनाए, 140 का बनाए, 200 का बनाए, इट्स बेसिकली अप टू यू। दैट इज व्हाई इसे आप केराटोप्लास्टी भी कर सकते हैं, इससे आप इंट्राकॉर्नियल रिंग्स भी डाल सकते हैं, कॉर्निया में कहीं टेलर भी बना सकते हैं, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। दिस इज द वर्सेटिलिटी ऑफ दिस लेजर। So all femtos, this is what they'll do. So once you've done that, you can just put this section ring just like the section manually jump करते थे, same, but the section is just for 40 microns, and then everything is computer controlled. वहाँ पे आपको पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है, यहाँ पे you can actually see what is being done. So once ये आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, so जैसे हम लेते हैं हमारा टोनोमीटर का मेनिस्कस बनते हैं, ऐसे ये मेनिस्कस बनेगा. So once you touch the cornea, ये मेनिस्कस बनेगा और ये मेनिस्कस पेरिफेरी तक पूरा बनना चाहिए. Once you have seen कि पूरी पेरिफेरी तक बन गया, you just start applying section and the section will be achieved. So यहाँ पे आपको section indicator आ रहा है. Once you achieve the section, this shows कि अब eye stable होगी, it will not move. Once that is done, आपने preset किया होगा कि मेरा flap कितना बड़ा होगा. So flap अगर 100 माइक्रॉन्स का बनाना है, 120 माइक्रॉन्स का बनाना है, you just do that. और अब फ्रेम पर सेकंड में वहाँ पे bubbles बनाने शुरू कर दिए. So ये जो लाइनें हैं, ये बता रहा है कि मैंने स्ट्रोमा में इधर उधर bubbles, कई हजार bubbles बनाता जा रहा हूँ. It takes about 15 seconds. So once these bubbles are being formed, you can see these bubbles being formed. जैसे से वो अपना बताता जा रहा है इंडिकेटर कि वो बनते जा रहे हैं. So it takes about 15-20 seconds and it's all done. So now it was more precise. You could relate, you can make it center. So you can see these bubbles. All you need to do is join them. So जैसे आप इनको join किया, ये देखिए कितने आराम से join होते जा रहे हैं. They're all like perforated papers. Just join them. You have a beautiful cleavage plane और इसकी एक जैसी total length होगी, and you just simply peel it. So this one fibroelastic again you need to apply examiner दोबारा आपको चाहिए, and the rest is the same. So next came third generation smile. So this is the latest procedure. So again using a femto, इसमें और LASIK में क्या फर्क है? So small lenticular extraction again laser ही लगेगा, femto लगेगा, but वो हिस्सा जो कॉर्निया का जो हम evaporate कर रहे थे with the help of examiner laser, वो लेंटिकल ऑलरेडी कट कर रहा था फेमटो, और वो उसे काट देता है लेंटिकल को इंस्टेड ऑफ evaporating, और आप उसको रिमूव कर देते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. सो छोटा सा आपने यहाँ पे सीएन दिया, उसमें से वो लेंटिकल एक्सट्रैक्ट कर दिया. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इन रियल लाइफ. सो अब आप लेजर अगेन यू हैव डन द सेक्शन, the eye is being held and you can see femto laser के spots लग रहे हैं. तो इससे वो बटन काटना है कॉर्निया में से, पहले पोस्टीरियर काटेगा, फिर ईयर काटेगा, वो पूरा का पूरा सब लेंटिकल एक काटेंगे. ये वो लेंटिकल है जो बेसिकली आपने एग्जामिनर से इवेपोरेट करना था. वो इवेपोरेट करने के बजाय एक ही लेजर ने उसको काट दिया. सो वो काटने के बाद ये उसका पूरा बटन बन गया, एंड यू कैन सी अगेन इट टेक्स हार्डली 10 to 15 seconds. इट हैज डन द डील फॉर अस. और एंड में यहाँ पे एक साइड छोटी सी कट ये बना देगा जिससे हमने इस लेंटिकल को खींच के बाहर निकाला. सो इट हैज मेड थिंग्स इवन मोर सिंपलर फॉर अस. Is there a possibility कि जब आप उसको खींच रहे हो yes, so ये सारी है, जैसे मैंने कहा हर प्रोसीजर जब नेक्स्ट आता है उसकी अपनी सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. सो ये इसकी सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर आपको इतना थिन काट दिया और आपसे खींच रहे हो टूट गया तो अंदर ही शायद घूम ही ना जाओ, निकलेगा. कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. इसमें क्या चीज ऐसी थी कि जो स्माइल की तरफ जाना? जी सर. सो स्माइल की तरफ जाना ये पड़ा कि एक तो आपका फ्लैप पूरा नहीं बनता, छोटा सा बनता है, फ्लैप मूव नहीं करता. होता है कि जब फ्लैप कॉम्प्लिकेशन, जब सो आई जस्ट गोइंग टू ओपन दिस विंडो. सो जब फ्लैप के ऊपर किसी ने उंगली मार दी, सो आई हैव डन रीट्रीटेड लेसिक इवन आफ्टर 8-9 इयर्स. 8-8 साल के बाद वही फ्लैप उठ जाता है. सो इट नेवर हील्स. सो अगर किसी ने जोर से थप्पड़ मुक्का मार दिया, कुछ कर दिया, तो पोटेंशियली दैट फ्लैप कैन मूव. That is why जो लोग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए लेसिक नहीं है. They can have smile but not LASIK. और पियर. So ये एक बहुत बड़ा इशू है. So again फिर wrinkles कम होंगे, लेकिन again फ्लैप तो आपने बनाया, पॉकेट तो बनाई है. So पॉकेट के अंदर अगर कोई डेब्री रहेगी, कोई चीज रहेगी, तो again it will cause infection. So it will have its own set of complications, but less complications. Another important thing is LASIK में आपने 270 डिग्री काटा है, आपने सारी कॉर्नियल नर्व्स काट दी हैं. So more chances of dry eye compared to conventional LASIK. So जिन लोगों को ड्राई आई, बॉर्डरलाइन ड्राई आई है, हम उनको वैसे ही LASIK नहीं करते, लेकिन अगर कोई चाहे भी देन स्माइल इज एन ऑप्शन. तो ये देखिए हमने लेंटिकल निकाल दिया करके, बट इशू वही है कि लेंटिकल टूट गया, कर गया, और इसके लिए अभी इंडिकेशंस, तो इसकी जो कोई डेब्री अगर रह गई हो तो उसको आप वॉश करेंगे सर. वैसे ही आप उसे वॉश करके निकाल दीजिए. उसके अंदर फ्लूइड डाल. यस अगेन लाइक दैट. तो सर ये ओनली मायोपिक के लिए नहीं यार, दोनों के लिए
लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसके एस्टिमेशन के लिए किया, लेकिन इसकी इंडिकेशन इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको लेंटिकल काटना ना तो उसका है। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो प्रॉब्लम फ्लैप, इसलिए आपको फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम है। और सरफेस ऑफ द कॉर्निया मिनिमली डिस्टर्ब होता है, कम करता है, तो ड्राई आई के चांसेस कम होते हैं आफ्टर स्माइल। बट वही डिसएडवांटेजेस, अगेन यू कैन हैव ग्लेयर हेलोस और डेब्री अगर नीचे रह गए डिस्क तो आपको रिमूव करनी पड़ेगी। इन्फ्लेमेशन में ट्रीटमेंट ज्यादा हो जाता है बिकॉज मोर एनर्जी ऑफ लेजर हैज बीन यूज्ड, क्योंकि उससे लेंटिकल भी बनाया है। और रीट्रीटमेंट हैज टू बी डन विद पीआरके एट द मोमेंट, क्योंकि अब फ्लैप तो बना है नहीं जो आप उठा के रिट्रीट करें, सो यू नीड टू यूज अ सरफेस एब्रेजन फॉर दैट। So coming back, हम किसका करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए। So informed consent is very important in laser refractive surgery। Informed consent का मतलब है कि आपके पेशेंट्स को बताना है कि जो नेक्स्ट सर्जरी करना चाह रहे हो उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रोसीजर डिटेल्स क्या हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। So this is very important for laser refractive surgery because this is cosmetic surgery। पेशेंट को NH666 नजर आ रहा है, आप एक सर्जरी करने जा रहे हैं, उसके बाद पोटेंशियली वो NH666 नहीं देख सकता। सो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत जरूरी है। एक बंदा जिसको कैटरेक्ट से नजर ही नहीं आ रहा, उसका कंसेंट फर्क है वर्सेस द कंसेंट जिसकी लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी होगी। सो हु आर सूटेबल फॉर ट्रीटमेंट, एज शुड बी मोर देन 19 इयर्स, स्टेबल होनी चाहिए रिफ्लेक्शन, इनके 0.5 डायऑप्टर 1 to 2 इयर्स में चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज 19, बिकॉज एज वी ग्रो हमारा आई बॉल भी ग्रो करता है, नंबर विल चेंज। सो वी शुड मेक श्योर दैट 19 प्लस हो, नंबर चेंज ना हो रहा। हेल्दी आईज, आई जस्ट टॉक टू यू अबाउट व्हाट इज हेल्दी आईज, जनरल गुड है और पीपल विद रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। बंदा आगे कहते हैं चांद भी अच्छा नजर आया और ये भी नजर आया, वो आपके लिए अच्छे पेशेंट्स नहीं है, वो आपको कल भी तंग करेंगे, क्योंकि बिकॉज़ इवन विद ग्लासेस दे कांट सी दिस थिंग्स प्रॉब्लम। लेकिन इन दोनों चीजों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से सेकंड पॉइंट ये वैसे सेकंड एज तो हमारे साहब ने हमें पीडियाट्रिक बायोमेट्री पढ़ाई, उन्होंने तो 3 साल से सारा कुछ मुकम्मल कर दिया। नहीं सर, चलता रहता है 16 लेकिन इट्स स्लो थिंग। लेकिन 19 what is this landmark? ओके सर, लैंडमार्क This ऐसे is a है question which is asked by 90% of the patients. Okay. कि जी नंबर कब रुकेगा? सर ऐसे कि मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं कि मेरा कद बड़ा हो रहा है, मेरे जूते का साइज बड़ा हो रहा है 18-19 साल तक, उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। सेम थिंग फॉर द आईज, हमारे जो फीचर्स हैं जो कुछ बनना है 18-19 साल पे जाके रुक जाते हैं। सेम थिंग फॉर द आईज, आई भी जो अपनी ग्रोथ पूरी करती है 18 ईयर्स पे जाके रुक जाती है, बिकॉज हमारे स्कल की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ सब हो चुका होता है। दैट इज द टाइम नंबर स्टेबल होता है। सो अगर 18 इयर्स प्लस है तो यू थिंक ऑफ लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, क्योंकि और आप लास्ट उसकी 2 साल की रिफ्रैक्शन भी चेक करें। अगर उसकी 6 महीने 8 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस मींस उसकी एबिलिटी आ गई है। आप 16-17 साल की एज में करते हैं, 18-19 साल की आंख में उसका -0.5 का नंबर आ जाएगा, वो तो आपकी जान को खा जाएगा। और हमें ये अभी यहाँ पे इश्यूज नहीं है। हेल्थ केयर कमीशन के पास लोग अब जाना शुरू हो जाए कि जी मेरा लेजर होने वाला नंबर आ गया, वो तो आपको कहेंगे जी अच्छा एफडीए ने क्या एज अप्रूव की है, एफडीए की अप्रूव्ड एज 18.5 है, वो कहेंगे जी बाहर तो 18 इयर्स के ऊपर हो जाता है, उससे पहले कर सकते हैं, आपने 16 पे कैसे कर दिया, 17 पे कर दिया। सो वी विल एंड अप इन दिस लीगल कॉम्प्लिकेशंस। एक और चीज जो मैं अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हम जब मशीन से आपका नंबर चेक करते हैं, मशीन आपकी फिजिकल पैरामीटर्स देखती है, वो आंख के की विजन नहीं देखती, वो सिर्फ मेजरमेंट करती है लेंथ कितनी, ब्रेड्थ कितनी, और उसके हिसाब से वो नंबर निकालती है। क्योंकि पता क्या करते हैं पेशेंट, अब आपसे रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा ली, उसके बाद कहीं और गए हैं, उसने ऑटोरेफ किया तो ऑटोरेफ की पर्ची निकाल के पढ़ा दी जिसके पर आ रहा है -0.5 फलाना इतना, ये वो एक्सिस, लो जी डॉक्टर साहब मैंने तो ये करवाया था, ये नंबर कहाँ से आया। तो योर टारगेट शुड बी 6/6 विजन, जितनी आपको लास्ट लाइन आपने पढ़ानी है उसको। और एक और काम भी जरूर करें कि जब उसको आप असेस कर रहे हैं तो उसको उतरवा के उससे पढ़वाएं कि क्या तुम्हें याद रहा है। ये सारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये इनकी आप ये कहें कि प्रोफेशनली शायद ये लगे कि शायद ये कोई गिमिक है, लेकिन ये पेशेंट को हमने साइकोलॉजिकली भी हैंडल करना है। ज्यादा मसला ये है एनक को उतरा के पहले आपने उसको 6/6 करेक्शन दे के चेक कर लिया। सबसे पहले आपने उसकी अपनी ग्लासेस से देखा, फिर आपने उसकी रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन में देखा उसकी ग्लासेस का नंबर कई दफा रिकॉर्ड होता है, कई दफा नहीं होता, ग्लासेस को चेक करेंगे, उसके बाद उसका नया नंबर से कंपेयर करें और देखेंगे नए नंबर से क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। समटाइम जरा सा सिलेंडर ऊपर नीचे करने से शार्पनेस बेहतर हो जाती है, फिर आप उसके हिसाब से बेशक वो 0.25 है और पेशेंट अदरवाइज स्टेबल है, तो फिर आपको तो करेक्ट नंबर मिल गया ना कि अगर आपने करेक्शन देनी है तो आप करेक्ट नंबर से दें। उतरवा के चेक कराने का फायदा ये है कि उसको ये दिखाएं कि देखें अब आपको ऐनक उतार के क्या नजर आ रहा है, वो कहेगा जी 660 भी नहीं नजर आ रहा, बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है। तो जब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ऐनक उतर बगैर ऐनक के आपको ये सब कुछ नजर आएगा जो आपने नहीं पढ़ा। So this gives them a sort of more confidence for the treatment and also what to expect after the treatment.
तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें कहा ना कि पूरी काउंसलिंग करना, कंसेंट देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर इतना मुश्किल नहीं है जितनी इसकी सारी आगे पीछे की सारी एहतियातें हैं। सर अगर इस पेशेंट है 19 ईयर्स ओल्ड है, -2 रिफ्रैक्शन है, वो 20 पे आता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन 2.5 हो गई, पहले 19 पे 2, 20 पे 2.5, he or she wants refractive surgery. Sir, but Sir, again you wait for 3 months. 3 months के बाद दोबारा ट्रैकिंग करके देखें हम स्टेबल है कि नहीं है। तो एज तो एक पैरामीटर है ना सर, स्टेबिलिटी भी तो देखनी है ना। तो स्टेबिलिटी में देखें कि 3 मंथ्स के अंदर उसका नंबर चेंज तो नहीं, उसका पुराना रिकॉर्ड देखें पहले क्या था और आज क्या था। सो आपके पास ये स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि पहली दफा आया तो आज ही कर दूं। आप पहले देखें उसकी एनएम का नंबर देखें -2 पे आया था। मैंने कहा विद इन 0.5 डायप्टर्स जोड़ के 0.5 डायप्टर्स हम लोगों का जो मेजरिंग डिस्टेंस है ना 6 फीट भरेगा तो आधा इंच आगे होता है तो मुश्किल हो सकता है। एनी नंबर मोर देन 0.5 दैट इज सिग्निफिकेंट, उसका मतलब कि चेंज है, तो उसको 3 मंथ्स बाद रिपीट करें। सो जो व्हाट्सएप ने बात की दैट पीपल विद रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and most important thing is you tell them both eyes make a vision binocular, both eyes you should be 6/6. it's not कि ऐसे मैं सारा दिन करता रहूंगा कि मुझे एक आंख से अच्छा नहीं करते हैं सर। हम अपनी भी करें चेक करते हैं जी सर, अगर हम अपनी भी जो 6/6 है हम अपनी भी करेंगे तो हम हमेशा एक आंख अच्छी नजर आएगी, एक बुरी नजर आएगी। दिस इज नॉर्मल इवन फॉर अस। और कासिम एक बेसिक पॉइंट ये भी है कि जो जितनी बेहतरी आपको बेस्ट करेक्टेड प्रैक्टिकल से मिलेगी जी बस उतनी वही मिलेगी, जितना ऐनक बेहतरीन नजर दे रही है उतनी मिलेगी। मैं उसमें ये डायलॉग यूज करता हूँ कि ये जो लेजर है ये आपकी आंखों में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं डाल सकता, ये सिर्फ आपकी ग्लासेस का मुतबादल है। ये लेजर करने से आपकी आंखें ज्यादा ताकतवर नहीं है, जितनी है उतनी रहेगी। So this is important. Who are unsuitable? So एक तो age under 19, but systemic conditions जो कि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। So pregnant female या breast feeding या hormonal imbalance, this is very important. Most of the females ये सर्जरी करवाने आती है शादी से पहले, कि जी हमारी महीने 2 महीने बाद शादी है, 4 महीने बाद शादी है, so मेरी शादी। So this is very important. You need to tell them, भाई, if you get pregnant within the first 6 to 9 months of this surgery, your number will come back. You will have regression and haze. This is very important. ये पता नहीं चलता, बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। What is the cut off time of pregnancy? So 6 to 9 months. So LASIK 6 months, PRK 9 months. So this is important. So हार्मोनल इम्बैलेंस है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है, आप लेजर सर्जरी कर देते हैं, नॉर्मल हीलिंग होती है, रिग्रेशन होती है, बाद में आप प्रॉब्लम फंस जाते हैं। इसका क्या करेंगे? क्या उसके साथ नहीं ऐसे कैसे करेंगे? जिसे अक्सर पीपल्स को पता होता है, उनको रेगुलर पीरियड्स चल रहे होते हैं, उनको पता होता है पीसीओडी एक ऐसा इशू है, यू आस्क देम, साथ ही बताते हैं हाँ जी क्या है, फेशियल हेयर होते हैं, आप देखते ही आपको उनको पता चल जाता है कि ये वो खवातीन है और उनको एक्ने ब्रेकआउट हुआ होता है। द मोमेंट यू फाइंड देम आप उन्हें कहते हैं आपको प्रॉब्लम तो नहीं, कहते हैं हाँ जी मैं तो हम इसके लिए भी डाइट खा रहे हैं, खा ट्रीटमेंट पे हैं, देन यू डोंट डू इट बिकॉज़ आपने किया नहीं, यू आर इन ट्रबल। और उनको भी ड्राई आई बहुत स्वेयर होती है। Sorry, what about breastfeeding? कितनी देर पहले उसको? सर अगेन 3 मंथ्स जब हो गए स्टॉपेज किए हुए उसके बाद एटलीस्ट 3 मंथ्स ब्रेस्टफीडिंग से क्या होगा? सर वो भी हार्मोनल चेंजेस। सो एनी तो इस्लामी लिहाज से उसने 2 साल तक फीड कराना है। तो सर फिर ना कराएं सर्जरी, बाद में कराएं। वो तो इस्लामी नहीं ना फिर सर छोड़ेंगे 3 मंथ्स जब उसे ब्रेस्ट छोड़ेगा। So patients with medical conditions, so any patient जिसको कोई भी connective tissue disorder है और कोई आपको autoimmune disease है, कोई भी ऐसा arthritis है, SLE है, diabetic है, again ये आप नहीं करेंगे क्योंकि इनमें abnormal healing होगी। Patients on drugs जैसे Accutane वगैरह लोग उसके लिए ले रहे होते हैं और steroids ले रहे होते हैं, acne के ले रहे होते हैं, अगर ये ले रहे हैं तो इनके भी हम नहीं करेंगे because they cause pigmentation around the margins. Is diabetes an absolute contraindication? सर शुरू से हमेशा से एब्सोल्यूट थी, अब लोग कहते हैं जी रिलेटिव हम करते जा रहे हैं, रिलेटिव डिपेंडिंग ऑन योर कंट्रोल, बट इशू सर वही है। फिर ये बात आती है इस कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे अभी भी हम डायबिटिक के अंदर मल्टीफोकल लेंसेज को नहीं कहते, जो मल्टीफोकल लेंसेज है तो अभी भी था जी डायबिटिक्स में नहीं डाल रहे हैं लोग, फिर भी कहते हैं नहीं जी बड़ी अच्छी कंट्रोल है और उसके मैक्युलोपैथी नहीं तो आप डाल दें। अब हमें नहीं पता उसे कब मैक्युलोपैथी हो जाए, अगर 10 साल में 15 साल में, बिकॉज रिमेंबर ये जितने भी पेशेंट्स हैं ये सारे 40 ईयर से कम हैं, इनको जो भी डायबिटीज होगी टाइप 1 डायबिटीज होगी एंड दे आर हाईली प्रोन कि इनको कोई ना कोई मैक्युलोपैथी है जितना मर्जी कंट्रोल कर लें। सो ये आप अपने लिए फिर नेक्स्ट स्टेप बना रहे हैं कि ठीक होकर वो पता नहीं कि मैक्युलोपैथी ठीक होनी है, उनकी कल पीआरपी हो जानी, क्या होना है, और उसके बाद उनकी विजन इतनी सी बचनी है, आपके जो विजुअल एक्सेस है वो आपने कम कर दिया और तो पता नहीं को कितने एरर्स होंगे। सो ये बड़ी चीजें हैं सर, पेरिफेरल डीजनरेशन ऑफ रेटिना
यस नहीं, अगर वो फर्स्ट करें लैटिस के पैच हाँ सर उसको हम क्लीन कर सकते हैं, यस उनको तो लेजर लाजमी है। सो पीआरके में फिर भी गुजारा हो जाएगा। अगर आप पीआर पेरिफेरल ब्रेक था और आपने उसकी लिसिक कर दिया तो 100% ब्रेक होना ही होना, बिकॉज जब भी आपने चाहे 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर बढ़ाया है तो विट्रियस टेम्पर का कॉन्ट्रैक्ट होना और बड़ा होना, सो दैट वो पेरिफेरल ब्रेक करेगा। आज तो 6 महीने बाद साल बाद रेटिना अटैच कर ही देना आपका। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मायोप्स का पेरिफेरल असर में क्या है, ब्रेक देखिए, अगर वो फ्लैट ब्रेक है या लेटेस्ट है जिसमें विट्रियस कंडेंस्ड हुआ हुआ है, यू ऑलवेज अप्लाई लेजर टू इट, चाहे वो लेजर अगेन करवाए या ना करवाए, दैट इज इंडिपेंडेंट। पेरिफेरल ट्रीटमेंट नहीं करनी है, बट समथिंग दैट हैज टू बी डन। सो लेंस पेस्टिस, ग्लोकोमा, हाइपरटेंशन सस्पेक्ट है, ड्राई आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो बंदा भी आके ये कहता है ड्राई आई है, उसका शर्मा टेस्ट में जरूर करता हूं। और दूसरी बात है कि अक्सर लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज किए होते हैं, सो अगेन यू नीड टू टेल देम कि एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन से कॉन्टैक्ट लेंस छोड़ो, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज हम सबको ड्राइनेस होती है। हमारी आंखें कोई एक बात या कोई एक तिनका भी गिर जाए तो हमारी आंखों में इतना आंसू आता है कि कुदरत का मैकेनिज्म है कि उसको बाहर निकाल दें। कॉन्टैक्ट लेंस इतनी बड़ी फॉरेन बॉडी हम आंख में डालते हैं और हम बॉडी को फोर्स करते हैं कि भाई वो जो हमारा रिफ्लेक्स टेयरिंग वाला सिस्टम है उसको तुम भूल जाओ। तो होता है कि बॉडी भूल चुकी होती है रिफ्लेक्स आंसू बनाना, और हमारी रिफ्लेक्स टेयरिंग होनी नहीं होती है, इससे वी गो टू ड्राई आईज। दूसरा सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी आपकी डिप्रेस हो जाएगी सर कॉन्टैक्ट लेंस। सो कॉन्टैक्ट लेंस आप उतरवाएं, अगर ड्राई आईज नहीं होती इसका मतलब है शर्मा टेस्ट करो और उसको बिल्कुल हाथ ना लगाएं, बिकॉज कोई भी प्रोसीजर करेंगे 15 to 20% ड्राई आईनेस होनी है, उसमें सिर्फ 10% रिकवर करेगी, 10% कभी भी रिकवर नहीं करेगी। सो दिस इज द रीजन। कितने दिन पहले बता सर एटलीस्ट 1 वीक जी, 1 वीक का मतलब है कि उसे 1 मिनट के लिए भी पूरे 1 वीक नहीं पहने। 1 वीक इज सफाइस। इज सफाइस सर। अगर वो 1 वीक पहने और 1 वीक 1 मिनट भी ना पहने तो 1 हफ्ते के बाद आप रिफ्लेक्शन दोबारा करें और ड्राइनेस का टेस्ट दोबारा करें, शर्मा दोबारा करें। So this is very important. So red history of अच्छा keratoconus, I just tell this is very important. We just briefly touch keratoconus. Herpes infection जिनको है ये बड़ा इशू है। हेपेटिक इन्फेक्शन होती है, किसी को पता नहीं चलता, आप देखते हैं आपको गोस्ट वेसल को 1 या 2 स्ट्रोमा में जाती हुई नजर आ रही होती हैं, आप कहते हैं पता नहीं है इसको क्या हुआ था, आपने उसकी सर्जरी की नहीं है, वो फुल ब्लोन हेपेटिक कोई आई कर परफोरेट करके कुछ हो गया। So this is very important. हेपेटिक आई डिजीज अगर है, अगर आपने उसकी आंख की सर्जरी करनी है, आपको नजर आ रहा हो ब्रजेदा करने के लिए, आपने उसको ओरल एंटीवायरल 1 वीक बिफोर सर्जरी शुरू करानी है। इवन फॉर माय कैटरेक्ट सर्जन्स सर्जरी जिनको होती है, मैं उनको भी कहता हूं अगर आपको ऑक्यूलर हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड है हेपेटिक इन्फेक्शन की, आई स्टार्ट देम विद ओरल एंटीवायरल एटलीस्ट 1 वीक फॉर दैट। ये बहुत जरूरी है। सो स्कार्ड कॉर्नियास ऑलवेज मैकुलर डिस्ट्रक्शन यू विल नॉट डू इट। हिस्टोरेट्रल अटैचमेंट लाइक आई सेड अगेन ट्रीटेड होनी चाहिए, लेकिन अगर रेट्रल अटैचमेंट की सर्जरी या अगेन इस एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आप नहीं करेंगे। persistent blepharitis, why it will lead to diffuse meningitis, uveitis है, muscle imbalance है, ये लोग कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। So एक और इम्पोर्टेंट है एक्टिव स्पोर्ट्स। जो पेशेंट जिनकी एक्टिव स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स हैं, कि जिसके अंदर कोई आंख पे आके चीज लग सकती है, रिमेंबर द फ्लैप विल नेवर हील। सो मेरे पास एक पेशेंट आया 2-3 साल के बाद फ्रैक्चर सर्जरी के बाद, ये जी मुझे नजर आना बंद हुआ क्या, ये जी मैं कपड़े डाल रहा था, तार के ऊपर तार टूटी और मेरी आंख पे लगी, तो तार इतनी जोर से आंख पे आके लगी कि उसने जो फ्लैप था उसको रिवर्स कर दी, वो उसके पता नहीं किस तरह की लगी। सो दीज आर द थिंग्स के इवन आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ द सर्जरी योर फ्लैप कैन बी डिस्प्लेस्ड। सो पेशेंट्स जिनका इशू ये है कि उनको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, दे आर द वंस जिनको आपने बताना है कि भाई ये नहीं करना। अगर किसी ने स्विमर भी है तो उसे कहना है तुमने फिर लाइफ में गॉगल्स पहन के स्विमिंग करनी है, so that is also very important. So जी सर मैंने जो according to the books वो कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस लॉन्ग वीयरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप उसको रेफर करना है तो बेसिक सर्जरी और पीआर की, उसके लिए आपको जरूरी है कि फॉर फ्यू वीक्स सर वो थे पहले वो हार्ड कॉन्टैक्ट सर जी सर कॉर्नियल वार्पिंग उसको कहते हैं। होता क्या था कि पहले वाले जो कॉन्टैक्ट लेंसेज थे उनका मटेरियल होता है, जब से सिलिकॉन वाले आए ये हमारी आईज को इतना ज्यादा कंट्रोल चेंज नहीं करते इनका। सो वीक टेंडेंस हमारे लिए बहुत होते हैं। सो पहले आप ये राइट पहले हम 2-4 हफ्ते वेट करते थे बिकॉज़ दो दैट कॉन्टैक्ट लेंसेज दे वर हार्डर एंड दे वुड एक्चुअली चेंज द कॉर्नियल वार्पिंग। सो नाउ वी डोंट नीड टू डू दैट। और आप स्कैन करें, अगर फर्स्ट स्कैन और सेकंड टोपोग्राफी में हमेशा रिपीट करता हूं, देख लें कॉर्नियल वार्पिंग कितनी है, आपको नजर आ जाता है कि कॉर्नियल वार्पिंग कितनी हुई है बिकॉज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। अच्छा, इसमें हम जो अपने पेशेंट कॉन्टैक्ट पे रेफर करें किया कि ये लिसिक के लिए,
उसको हम पहले खुद करवा देंगे, उसको सीधा नहीं सर, नहीं रेफरेंस से पहले ही हफ्ता हासिल कह के बात कर दो। कासिम के पास ये मेरे पास भेजा हम उसको असेस करेंगे, इसमें आपको बताएंगे कि क्या करना है। सो पेशेंट्स जिनकी विजन 6-9 से ज्यादा बेहतर नहीं होती, सो एम्ब्लॉपिया, सो इन लोगों को, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर कर्वेचर 47 से 38 to 41, so steeper 47 and below 38, and they are again not good candidates for refractive surgery, क्योंकि जब आप इनका एक कर्वेचर चेंज कर देंगे, कॉर्निया ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, तो इनको फिर कोमा रीजन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इवन तो ये 6 होंगे, लेकिन इतने तंग हो गए कि हमें हर चीज के साथ एक हीरो नजर आता है। तो ये भी बड़ी जरूरी बात है कि जब हम कॉर्निया को फ्लैट करते हैं, ये खास लिमिट से अगर फ्लैट कर देंगे तो इनको हायर ऑर्डर रीजन्स बढ़ जाते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो रिफ्रैक्टिव सर्जरी 0.5 और ग्रेटर अगर लास्ट 1 ईयर में चेंज हो रहा है, लार्ज रिफ्रैक्टिव एरर्स, आई जस्ट टेल यू लार्ज रिफ्रैक्टिव एरर का क्या मतलब है। सो एफडीए ने करंटली प्रूव किया -10 हाइपरोपिया अप टू +3 एंड स्टैंडर्ड अप टू -3। नाउ दिस हाइपरोपिया जो +3 है, हम ये नहीं कि जिसका +3 उसको फॉरन कर दें, आप उसकी रिफ्लेक्शन करेंगे साइक्लोप्लेजी को, फिर देखेंगे एक्चुअली उसका ट्रू है कितना हाइपरोपिया होता है, क्या उसका ट्रू +6 होता है, वो कॉम्बिनेशन है ठीक ही होता है। आप +3 करते हैं, अगर फिर कहता है कि मुझे +3 की आने लगी, ऊपर की लिमिट क्या है एज की? किसकी सर? एज की लिमिट अगेन दिस इज वेरी डिफरेंट। हम 40 के बाद नहीं करते, क्योंकि हम पेशेंट को कहते हैं कि तुम्हें प्रेसबियोपिया, तुम्हें ऐनक लगनी है, तुम्हारा गोल क्या है। अगर पेशेंट कहता है मैं ग्लासेस फ्री होना चाहता हूं, तो मैं उन्हें 40 के बाद कहता हूं 40 जैसे तुम टच करोगे प्रेसबियोपिक करेक्शन लगेगी, तुम दूर के लिए तो रहोगे 6 पढ़ने के लिए तुम्हें ऐनक की जरूरत है। डू यू वांट ग्लासेस फ्री? कहते हैं कि हमें क्या फायदा, हम तो आए थे ऐनक को करवाने के लिए, फिर हमें ऐनक लगेगी। कुछ लोग इस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो पीपल पढ़ने के लिए लगानी ना, वो लगाएंगे। अच्छा सर, ये क्या मेरे साथ बड़ा बुरा इस बात है, वो जब हमने इनको ये कहा कि पढ़ने के लिए लगाओ, तो ठीक है जी कोई बात नहीं, पढ़ने वाला वो मायोप जो -2 दिन का मायोप होता है, वो जैसे ही ऐनक उतारता है, वो तो कहता है मैं दुनिया में आ गया हूं, मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। जैसे वो हमें प्रॉपर सर हाइप्रोप का मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसलिए बुरा एक्सपीरियंस है, और एफडीए भी कहता है कि करने की इतना अच्छा वाला है, बिकॉज़ उनका रेशियो इतना मैंने उसका ज्यादा होता है। 1.5 था उसका डिस्टेंस जी, और प्लस ऐड था 1.75। शी वाज 48 years old lady, Canadian national, visiting for a wedding ceremony and incidentally came to my clinic and discussed and then decided कि मेरा दूर का खत्म करना है। तो मैंने उसकी टोपोग्राफी कराई, वो जो भी हो सकता था करके आई ट्रीटेड 1.5 ऑफ डिस्टेंस। उन्होंने हर चौथे पंजवें दिन तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया ट्विटर पे ऐड हो गए। सो हाइपरोपिया के एक तो पहली बात है रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है ही लेसिक, पीआरके सर्विस विजिट नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 आप उनकी साइक्लोप्लेजी करके देखें कि एक्चुअली उनका था कितना, सो उसको आपको ट्रीट करना है। क्योंकि पीआरके और सॉरी और लेसिक्स में इसमें क्या सर इसके अंदर रिग्रेशन नहीं होता, हीलिंग नहीं होती ना सर। बेसिकली जो हाइपरोपिया और इसके अंदर इशू ये है कि जब हम लेसिक करते हैं तो हीलिंग 2-3-4 घंटे में कंप्लीट हो चुकी होती है। बॉडी को जितना टाइम हीलिंग करने के लिए मिलता है, उतना ही वो रिग्रेशन करती है, उतनी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। सो जितनी आप कम करेंगे, वो अगर हम आपको ड्रॉप्स नहीं देंगे ना पीआरके के बाद और फुल टाइम इन्फ्लेमेशन होगी, हमारा पूरा का पूरा नंबर वापस आ जाता है। वो इसलिए आता है कि बॉडी जेनेटिकली तो वहां पे है कि इतना कॉर्निया होना चाहिए, यू डोंट ट्राई टू ग्रो बैक। अपनी पोजीशन पे हमारी स्किन कटती है, ब्लड वेसल कटती है, व्हाई डज इट ग्रो बैक? इसलिए कि जेनेटिकली वहां पे स्किन है, ब्लड वेसल है। सेम थिंग फॉर द कॉर्निया, आपने कॉर्निया की शेप तो चेंज कर दी है, अब यू वांट टू सप्रेस दैट इन्फ्लेमेशन ताकि जिस्म को पता ही ना चले कि यहां पे कोई चीज चेंज हुई है, और तभी हम इतने स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। तो और रिग्रेशन हेज भी इसलिए पीआरके में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। सो थिन कॉर्निया, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस कांसेप्ट कि रेसिडुअल कॉर्निया 370 माइक्रोन्स आपने लाजमी छोड़ना है। अब वो अक्सर लोग आके ये कहते हैं मेरे जो 250 लिखा हुआ है, फिर 250 लेसिक में लिखा है जिसमें 120 का फ्लैप आना है। सो जब 250 + 120 becomes 370। सो माय एम इज ऑलवेज 400 माइक्रोन्स, क्योंकि आप 10-15 माइक्रोन्स का एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो जिसका भी कॉर्निया चाहे वो 400 माइक्रोन्स मोटा है या 800 माइक्रोन्स मोटा है, आप ये नहीं कह सकते मैं हर बंदे का -10 उतार सकता हूं। आप उतना नंबर उतार सकते हैं जितना उसका कॉर्निया ज्यादा देता है, अप टू 400 माइक्रोन्स। अगर एक डायरेक्ट से 16 माइक्रोन्स उतरता है तो 400 किसी का कॉर्निया तो आप उसका एक नंबर भी नहीं उतार सकते, और किसी का 600 माइक्रोन्स कॉर्निया तो उसका शायद आप -10 भी उतार सकते हैं, क्योंकि रेसिडुअल कॉर्निया 400 माइक्रोन्स बचना चाहिए। अगर नहीं बचेगा तो दे विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स इसमें ये प्रॉब्लम जरूर आएगी कि जो आपका कॉर्निया में कर्वेचर है जी,
और जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट किया है वहां से ये यूं Dip करके करना हो है। गया और यूं हो गया। और जो हेलो और ग्लेयर आती है वो आती उस पॉइंट से ही है, उस एज से आती है जहाँ से वो कर्वेचर से लेके यूं करके डिप करता है। तो अगर पेरिफेरी उसकी 600 थी, 650 थी और आप उसको यहाँ ले आए 370 पे या 400 पे, तो उतनी बड़ी वो डिप है और उतना ही डिफरेंस है फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रीटेड एरिया एंड अनट्रीटेड एरिया, और उसमें ग्लेयर और हेलो का उतना ही होना ज्यादा जरूरी होगा। Okay, so